नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पांचवें चरण के लिए उत्तर प्रदेश में अब घमासान काफी तेज हो चुका है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। बहराइच के पयागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1:30 बजे पयागपुर में पीएम मोदी का संबोधन है और जिले के सभी विधानसभा के लोग इस दौरान वहां पर इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी जो आपको दे रहे हैं। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बहराइच के पयागपुर में पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे। दोपहर 1:30 बजे का समय रखा गया है जब पयागपुर में पीएम मोदी संबोधित करेंगे वहां के लोगों को और इस दौरान जिले की जो सभी विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं के लोग वहां पर इकट्ठा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहराइच के पयागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पांचवें चरण का मतदान होना है 27 तारीख को और उससे पहले सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, पांचवें चरण के लिए यूपी में घमासान इस वक्त तेज हो चुका है। दोपहर करीब 1:30 बजे पयागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। जिले के सभी विधानसभाओं के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। तो बहराइच के पयागपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान जिले के सभी लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, 4 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में सीएम जनसभा करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे इनायत नगर, मिल्कीपुर और अयोध्या में रैली होगी। दोपहर करीब 1:45 बजे यानी कि 1:45 पर रसूलपुर और गौरा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा दोपहर 3 बजे पयागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर, सिद्धार्थ नगर दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोपहर करीब 2:30 बजे डुमरियागंज में जनसभा करती हुई नजर आएंगी। प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए वोट मांगेंगी स्मृति ईरानी। तो बड़ी जानकारी। और अगली बड़ी खबर, प्रतापगढ़ दौरे पर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। दोपहर करीब 12 बजे पट्टी विधानसभा में स्वतंत्र देव सिंह रैली को करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3:30 बजे रामपुर सीट पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे रामपुर सीट पर चुनावी जनसभा करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। प्रतापगढ़ दौरे पर आज रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। दोपहर 12 बजे पट्टी विधानसभा में स्वतंत्र देव सिंह एक रैली करते हुए नजर आएंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे रामपुर सीट पर चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश स्वतंत्र देव सिंह आज प्रतापगढ़ में करते हुए नजर आएंगे। रैली भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह आज प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज वहां जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 5वें चरण के अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी का दौरा करेंगे अखिलेश यादव।
कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव। प्रयागराज में सुबह करीब 11:50 पर विधानसभा करछुना, मेजा, 12 और गौराव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:10 पर चित्रकूट में विधानसभा और मानिकपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा में अखिलेश कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। दोपहर 3 बजे विधानसभा चायल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो आज अखिलेश यादव का पूरा क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बताएं, किस तरीके से एक के बाद एक जगह पर जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चित्रकूट भी आज जाएंगे अखिलेश यादव। कुल मिलाकर प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव और साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। 5वें चरण के चुनाव के लिए अखिलेश यादव पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की लड़ाई अब बेहद अहम है, क्योंकि इस दौर में लखनऊ की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और इन सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज सियासी मैदान में हैं। सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह और सपा के अभिषेक मिश्रा के बीच सीधी टक्कर है, तो वहीं लखनऊ पूर्व में मंत्री आशुतोष टंडन को समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया चुनौती दे रहे हैं। अवध की लड़ाई में जाति का फैक्टर काम करेगा या विकास के दम पर बीजेपी फिर से परचम लहराएगी? देखिए ये रिपोर्ट। काम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच केवल परिवारवादी। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। चर्बी निकालने की बात हो रही है, गर्मी निकालने की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है, भर्ती निकालने की बात करो। चौथे दौर की जुबानी जंग से अवध का सियासी गलियारा तप रहा है और इसी तपिश के बीच 23 फरवरी को मतदाता लखनऊ समेत 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोट की चोट करेंगे। ये 60 सीटें इसलिए भी अहम है क्योंकि चौथा दौर तय कर देता है कि लखनऊ के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। इसके अलावा इस फेज में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी की ओर से ईडी की नौकरी छोड़कर आए पूर्व नौकरशाह राजेश्वर सिंह हैं, जिन्हें सपा के अभिषेक मिश्रा सीधी चुनौती दे रहे हैं। लखनऊ कैंट पर बीजेपी के ब्रजेश पाठक और सपा के राजीव गांधी के बीच सीधी टक्कर है। लखनऊ मध्य सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के रजनीश गुप्ता और सपा के रविदास मेहरोत्रा के बीच घमासान है। तो राजधानी की पूर्वी सीट पर बीजेपी के आशुतोष टंडन और सपा के अनुराग भदौरिया आमने सामने हैं। इसके अलावा रायबरेली सदर से अदिति सिंह कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रही हैं, जिन्हें सीधी चुनौती सपा उम्मीदवार आरपी यादव दे रहे हैं। हरदोई सीट से नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन, जो पहले सपाई थे, अब की बार बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, जिन्हें अखिलेश के सिपहसालार अनिल वर्मा ने चुनौती दी है। इसके अलावा ऊंचाहार की हॉट सीट पर पूर्व मंत्री मनोज पांडे और बीजेपी के अमरपाल मौर्य के बीच कांटे की टक्कर है। अवध इलाके के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो पता चलता है कि यहाँ का चुनाव में हवा के रुख का काफी असर होता है, जिससे अवध का आशीर्वाद मिलता है, सरकार उसी की बनती है। फिलहाल जिन 60 सीटों पर चुनाव है उसके पिछले नतीजों पर नजर डालें तो 2017 में 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट अपना दल ने हासिल की थी, यानी बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटें जीती, जबकि सपा को महज 4 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस और बसपा महज 2-2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े मोदी लहर की गवाही है, लेकिन इससे पहले 2012 में सपा ने इन सीटों पर परचम लहराया था। उस वक्त मुलायम सिंह ने जातीय समीकरण की ऐसी साइकिल तैयार की थी जो अवध की सड़कों पर खूब दौड़ी, और अब की बार अखिलेश उसी समीकरण को साधने की तैयारी में है। अवध की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 11% ब्राह्मण, 8% राजपूत, 30% ओबीसी और 23% दलित और 15% मुसलमान हैं। ओबीसी और मुसलमानों को एकजुट कर अखिलेश को सत्ता की आस है, लेकिन बीजेपी को विश्वास है कि विकास के दम पर वो अवध की अग्नि परीक्षा को पास कर लेगी।
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने में सफल रही। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम लखनऊ में आए हैं। ये बीजेपी के लोगों ने लगातार झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है और समाजवादियों ने हमेशा जनता के लिए काम कर करके दिखाया है। सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। इस जुबानी जंग के बीच तराई बेल्ट यानी लखीमपुर खीरी में भी मतदान होगा, जो किसानों को कुचले जाने के बाद लगातार सुर्खियों में है। पिछली बार बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब की बार बदले माहौल को भुनाने की तैयारी सपा ने भरपूर की है। ऐसे में रुहेलखंड और अवध की जंग कौन जीतेगा, ये बड़ा और अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं सीतापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां सीआरपीएफ जवानों की बस पलट गई है और इस हादसे में 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। चुनाव ड्यूटी के दौरान लखीमपुर जा रहे थे ये जवान। घायलों को फिलहाल सीएचसी में भर्ती कराया गया। हरगांव थाना क्षेत्र के बाईपास के पास ये हादसा सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए लखीमपुर जा रहे थे ये सभी जवान और इसी दौरान इनकी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई जवान घायल भी हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों से भरी ये बस लखीमपुर जा रही थी चुनाव ड्यूटी के लिए, लेकिन इस दौरान हरगांव थाना क्षेत्र के बाईपास के पास एक हादसे का शिकार ये बस हो गई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। फिलहाल घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो हादसे में आपको बता दें करीब 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। चुनाव ड्यूटी में लखीमपुर जा रही थी सीआरपीएफ जवानों की ये बस और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। बस पलट गई, जिसमें 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। फिलहाल घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। थाना हरगांव के पास बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों की बस पलट गई है। सीआरपीएफ के जवानों की बस हादसे का शिकार हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों से भरी ये बस हादसे का शिकार हो गई। बस पलट गई, जिसमें करीब 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि ये जवान चुनाव ड्यूटी के लिए लखीमपुर जा रहे थे। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हरगांव थाना क्षेत्र के बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीतापुर से, जहां पर सीआरपीएफ जवानों की ये बस पलटी है। हादसा सामने आया और इस हादसे में 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कल मतदान के बाद देहरादून के एक निजी होटल में पत्रकारों संग भोजन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर इस बार जनता में देखा गया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कहा कि ये केंद्रीय अलग-कमान तय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन इशारों में वो अपने लिए भी मुख्यमंत्री बनना स्पष्ट कर गए। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटाए जाने को लेकर भी कहा कि भाजपा आज तक ये नहीं बता पाई कि उन्हें किस कारण से हटाया गया है। साथ ही उन्होंने भाजपा के तमाम नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर भी बोलते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा के नेता बयान दे रहे थे, उससे लग रहा था कि भाजपा हतोत्साहित है। प्रदेश की जनता ने इस बार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया है, जिसके चलते कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। 60 पार वाला नारा था उनका, ये उनके हार में आखिरी कील साबित हुई घमंड में, और थोड़ी जो कमी रह गई थी वो पूरी कर गए श्री राजनाथ सिंह जी। जब उन्होंने कहा 3 दें या 10 दें, किसी को क्या लेना देना, हमको बहुमत मिला है। तो ये दोनों भाजपाई अहंकार के प्रतीक थे, और अहंकारी का सर नीचा, और हमको कांग्रेस को सबक लेना है। राजनीति के अंदर राजनीतिक दलों को भी ह्यूमिलिएशन होता है, मगर उसमें भी जो है हम्बल रहना चाहिए।
तो कांग्रेस हमेशा हम्बल रही, इसलिए राजनीति में जिंदा है इतने साल। हमको थैंक्स करना चाहिए कि हमने उनको मिलना सिखा दिया, नहीं और मगर वो कुछ भी मिले, ये इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता कि त्रिवेंद्र सिंह जिनको 3.25 साल आपने 3.5 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रखा, ये तक किसी ने नहीं बताया कि भाई इनको हटाए क्यों। और फिर जिस तरीके से उनके लोगों को टिकट काटे गए, मतलब त्रिवेंद्र सिंह के साथ नज़दीकी होना भाजपा के अंदर अपराध माना गया, तो मैं समझता हूँ ये घाव ऐसा नहीं है जो 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 भरेगा। इसकी मरहम हमारे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जनता परिवर्तन चाह रही थी, ये चुनाव हमारे और भाजपा के बीच में तो रहा ही नहीं था। मैं तो शुरू से कह रहा था, मैं चुनाव से पहले जब रियल चुनाव जो प्रारंभ हो गया, नॉमिनेशन प्रारंभ हो गए, उससे पहले 42 पब्लिक मीटिंगें की हैं मैंने और 22 के करीब पद यात्राएं की हैं, 22 के करीब पद यात्राएं की हैं। तो आप लगा सकते हैं कि जो है मेरे पास 64 स्थानों का फीडबैक, 64 नहीं भी होंगे जब, तो ये हो सकता है कई जगह 2 बार गया हूँ, तो ये लगा करके 60 के आसपास स्थानों का फीडबैक था। मैं ये स्पष्ट तौर पर देख रहा था कि लोग जो है परिवर्तन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारी मीटिंगों में आ रहे थे, हमारे संवाद कर रहे थे लोग, जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे थे, तो इसलिए हमने शुरू से ही एक बात कही कि ये जो लड़ाई है वो भाजपा और उत्तराखंड की जनता के बीच में है, और जनता हमसे कह रही है, कांग्रेस के लोगों से कह रही है कि भाई तुम जो है अर्जुन से, जैसे कृष्ण ने कहा कि तू तो गांडी उठा, केवल तीर चला, बाकी तेरा काम नहीं है, बाकी तो सब मैंने तय कर लिया। तो उत्तराखंड की जनता भी कह रही थी कि तुम ठीक तरीके से लड़ो, तुमको बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो हमने तय कर लिया है। और इस समय मैं एक बात कह सकता हूँ, अपने सब नेतागणों को, सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ, कैंडिडेट्स को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि बिना साधन के बहुत अच्छा लड़े, और सब नेतागणों ने भी यथासंभव जो है सबने बेहतर करने की कोशिश की, बेहतर दिखाने की कोशिश की। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर हरीश रावत ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सोनिया गांधी फैसला लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। 2016 वाली गलती भारतीय जनता पार्टी अब नहीं करेगी। में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत जी हमारे साथ हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद वो कार्यकर्ताओं से कांग्रेस भवन में मिल रहे हैं। रावत जी चुनाव संपन्न हो गए, आज आप कार्यकर्ताओं के साथ हैं। आपके फेस पर सर चुनाव लड़ा गया और बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो सर कैसा चुनाव का अनुभव रहा और क्या परिणाम आ रहा है? कांग्रेस जीत रही है, स्पष्ट बहुमत ला रही है, बहुत अच्छा बहुमत लोग दे रहे हैं कांग्रेस को, बहुत अच्छा बहुमत दे रहे हैं। सर क्या लगता है कि इस बार क्या मोदी मैजिक नहीं दिखा? कांग्रेस ने जो 4 धाम 4 काम, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठाए, उस पर जनता आपके साथ थी? ये सब जनता के सवालों का मैजिक है, और जनता ही जो है चीफ मैजिशियन है, और उन्होंने ही एक चमत्कार किया है कि कांग्रेस शानदार तरीके से जीत रही है और भाजपा बूट आउट हो रही है, बाहर निकाली जा रही है। सर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आपने कहा था या तो मैं हूं नहीं तो मैं घर बैठूंगा, हालांकि आप कह रहे हैं कि आला कमान ही निर्णय लेगा, जबकि पार्टी के नेताओं के अपने अपने बयान आ रहे हैं। आखिर वास्तविकता क्या है सर? कोई बयान की बात ही नहीं है, सोनिया जी ही निर्णय करेंगी, कांग्रेस अध्यक्ष ही निर्णय करेंगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और हम सबके अनुरोध पर ही निर्णय करेंगी। जो है ये ध्रुव सत्य है, और जो मैंने कहा है कोई मुझको ही समझा दे तीसरा विकल्प क्या है। सर एक आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है कि आरएसएस की एक चाल थी आपके खिलाफ, कि जिस प्रकार से जब पंजाब में चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं एक आपके विरुद्ध साजिश हुई और अंत में भाजपा को आपके सामने ही आना पड़ा, तो ये इसके सर क्या मायने हैं? इसके माने वही हैं जो मैंने कहा है सर। मेरा भाजपा बीच में से जो है
ये कह करके एक कानाफूसी बड़ा कैंपेन चलाया था उन्होंने कि अब हरीश रावत तो हटा, हरीश रावत नहीं बना, अब तो चरणजीत सिंह चन्नी तो बन गए, हरीश रावत नहीं बना। तो उसमें मैंने अपने जनता जनार्दन, अपने लोगों को गारंटी देने के लिए कहा कि मैं हूँ और मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है कि जो विधानसभा में हालिया चुनाव हैं, इसमें ऐसी एक चर्चा बहुत बड़ी है कि निर्दल और बसपा को भी कुछ अच्छी सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनके संपर्क में कोई ना कोई संदेश है, आपका सर आकलन क्या है? हमारा बिल्कुल सीधा आकलन है, सारी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ, प्रोग्रेसिव शक्तियों के साथ को हम साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने के लिए सहयोग की ज़रूरत है, हमको पूरा विश्वास है कि हम 48 से ज़्यादा ही ला रहे हैं, तो ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी 2016 वाली भूल करने जा रही है? अब वो भूल करना भी चाहें तो उत्तराखंड के लोग जो है उनको लठा करके इतना मारेंगे भाजपा वालों को कि इनकी जो बाद में संतानें भी होंगी वो भी गंजी पैदा होंगी। तो इसलिए भाजपा अब ये गलती नहीं करेगी जो 2016 में की। तो ये हरीश रावत जी थे जिनका कहना था कि बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और पूर्व में जो कुछ हुआ, विशेषकर 2016 का घटनाक्रम या अन्य लोगों को साथ अपने लाने की जो साजिश थी, वो इस बार कामयाब नहीं होगी। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।